बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज हमारा CS201 का लेक्चर नंबर 11 है, जिसके अंदर हम एरे का इंट्रोडक्शन और एरे के बारे में तमाम कंसेप्ट को जो है वो अच्छे से कवर करेंगे। दोस्तों अब एरे का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ एरे हमें और एरे की ज़रूरत, वाई यूज़ ऑफ एरे, के हम एरे को क्यों यूज़ करते हैं। दोस्तों आपको जैसा कि पता कि C++ लैंग्वेज के अंदर जो है वो अगर आपने एक सिंगल वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप उसके लिए एक वेरिएबल क्रिएट करते हो, और अगर आपने दो वैल्यू स्टोर करनी हो तो आप दो वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हो। और दोस्तों अगर आपने ज़्यादा वैल्यू यानी 10 वैल्यूज़ स्टोर करनी हो तो आप 10 वेरिएबल्स क्रिएट करते हो। दोस्तों इस तरह अगर फ़र्ज़ करें मुझे 500 वैल्यूज़ स्टोर करनी तो क्या मैं 500 वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा। दोस्तों ये जो है वो बहुत ट्रिकी काम था कि जब अरे नहीं थी होती तो क्या करते थे प्रोग्रामर्स को एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करने के लिए जितनी वैल्यू स्टोर करनी थी उतने वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ते थे। सो प्रोग्रामर ने जो है वो साइंटिस्ट से कहा कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, क्या हमारे पास कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं हो सकता, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो सकता कि जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज जो है वो सेम टाइप की स्टोर कर सकें। दोस्तों साइंटिस्ट ने फिर इसके ऊपर वर्क किया और उन्होंने एक नया कंसेप्ट जो है वो मुतालिक करवाया C++ लैंग्वेज के अंदर या C लैंग्वेज के अंदर, जिसको उन्होंने अरे का नाम दिया। अब अरे क्या है? अरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ विद सेम डाटा टाइप। यानी अरे जो है वो एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल वैल्यूज है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसने कहा भी हुआ, कहता है अरे इज़ अ स्पेशल डाटा टाइप। अरे जो है वो एक स्पेशल डाटा टाइप होती है इफ़ वी हैव अ collection of data of same type as in the case of storage of ages of 100 स्टूडेंट। मान लो को कहता है अगर आपने 100 स्टूडेंट्स का एजेस स्टोर करनी है तो उसके लिए आपको 100 वेरिएबल क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप एक स्पेशल डाटा टाइप की एक अरे बना लो जिसके अंदर आप उन 100 के 100 कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वैल्यूज़ को जो है वो स्टोर कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि अरे कहता है अरे के अंदर आप मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यू स्टोर तो करते हो लेकिन उनकी डाटा टाइप जो है वो सेम होती है। डाटा टाइप सेम होने का मतलब क्या है कि अगर एक सब वैल्यूज़ की डाटा टाइप इंट है तो इंट ही होनी चाहिए, और अगर एक की कैर है तो सबकी कैर होनी चाहिए, अगर एक की स्ट्रिंग है तो सबकी स्ट्रिंग। यानी ऐसा नहीं है कि एक की स्ट्रिंग, एक की फ्लॉट, एक की कैर हो जाए, ऐसा नहीं होता, बल्कि अगर जो एक वैल्यू की डाटा है वही सब वैल्यूज़ की डाटा जो है वो सेम होनी चाहिए। तो यही वो कहता है। अब दोस्तों नेक्स्ट बात ये आती है डिक्लेरेशन, कि हम एरे की डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। दोस्तों एरे की डिक्लेरेशन करने के लिए आप क्या करते हो, आप सबसे पहले एरे की बताते हो डाटा टाइप, ठीक है, कि यानी आपने एरे में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद दोस्तों हम एरे का नाम बताते हैं, तो एरे नेम होता है। और उसके बाद दोस्तों हमारे आगे होती है स्क्वायर बॉक्स, और इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर हमारा होता है एरे का साइज़। क्या होता है? एरे का साइज़। यानी एरे का साइज़ मीन कि आपने इस एरे में कितनी वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है, और लास्ट पे होता है सेमीकोलन। तो ये दोस्तों एरे डिक्लेरेशन है, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल के जरिए करते हैं। चलें डाटा टाइप की जगह पे दोस्तों वो आप डाटा टाइप लिखेंगे जिस टाइप की आपने वैल्यू स्टोर करनी है अरे के अंदर। तो मैंने इंट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप इंट लिखोगे, अगर आपने फ्लॉट टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है तो आप फ्लॉट लिखो, कैर लिखो, स्ट्रिंग लिखो। यानी जिस टाइप की वैल्यू आपने स्टोर करनी है वो वाली डाटा टाइप आप दोगे, जिस तरह आप वेरिएबल देते हैं, जिस तरह वेरिएबल की डाटा टाइप लिखते हो कि इस वेरिएबल में आपने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है। उसके बाद दोस्तों एरे का नाम, तो सो मैंने एरे का नाम जो है वो ए रख लिया। जैसे मैंने एरे का नाम ए रखा उसके बाद दोस्तों आपने लगानी है स्क्वायर बॉक्स, और इसके अंदर आप बताओगे अपना एरे का साइज़, कि अपने एरे का साइज़ की तरह से मैंने कहा 5 मीन कि मैंने इस एरे के अंदर 5 जो है वो वैल्यू स्टोर करनी है, और उन 5 वैल्यूज़ की डाटा क्या होगी, इंट टाइप होगी। तो ये मैंने पहले आपको डिक्लेरेशन ऑफ एरे बताई है और फिर उसको एग्जाम्पल बताइए कि एग्जाम्पल के जरिए उसको किया। तो ये जस्ट उसका मेन सिंटैक्स था जो मैंने आपको बता दिया। चले इसको आप रिमूव कर देते हैं। तो ये आपकी दोस्तों एक एरे बन गई है इंट टाइप की, ए नाम की एक एरे बन गई है जिसके अंदर 5 साइज है, यानी आप 5 जो है वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब दोस्तों जो आपने 5 साइज की ये जो एरे बनाई है ए नाम की, दोस्तों उसके अंदर जो बॉक्स बने ना उनको हम कहते हैं इंडेक्स। एरे के अंदर जो वो आपकी मल्टीपल बॉक्स बनते हैं ना उनको हम कहते हैं इंडेक्स। तो अब पहले इंडेक्स को हम कैसे जो है एक्सेस करेंगे। तो दोस्तों जो आपकी एरे होती है ना इसके अंदर सारे के सारे इंडेक्स एक सीक्वेंस से जो है मेमोरी के अंदर बनते हैं। तो पहले जो इंडेक्स का नाम है, वैसे तो आपको पता है पूरी एरे का नाम यहाँ पे क्या है, पूरी एरे का नाम है ए, लेकिन दोस्तों क्या ए सब इंडेक्स का नाम होगा? नहीं। तो पहले इंडेक्स का नाम होता है ए ऑफ। तो पहले दोस्तों एरे के अंदर हर इंडेक्स का नाम जो है वो सेम होता है, लेकिन जो इंडेक्स नंबर होता है ना वो डिफरेंट होता है, और एरे का जो फर्स्ट इंडेक्स है ना वो 0 से स्टार्ट होता है। सो आपके पहले इंडेक्स का नाम जो है वो प्रॉपर पूरा क्या होगा, ए ऑफ 0, और अगले इंडेक्स का नाम क्या होगा, ए ऑफ 1, अगले इंडेक्स का नाम क्या होगा, ए ऑफ 2, अगले इंडेक्स का नाम क्या होगा, ए ऑफ 3। इस तरह ये चलता जाएगा कंटिन्यूसली, ठीक है। ओके जी। तो
तो उसके बाद नेक्स्ट का क्या होगा, a ऑफ 4। तो दोस्तों बस, और दोस्तों एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जितनी आपकी एरे का साइज होता है ना, आपका मैक्सिमम इंडेक्स नंबर आपके एरे के साइज से एक लेस होता है। क्यों? क्योंकि ये बिकॉज स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हुआ ना, इसलिए जितनी आपकी एरे का साइज होगा उससे एक लेस आपकी मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होगा। तो 0 1 2 3 4, तो हमारे इस तरह 5 इंडेक्स जो है वो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चन जो है वो MCQs के लिए ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर वो आपसे पूछते हैं व्हाट इज साइज ऑफ दिस एरे, तो आपने सिंपल दोस्तों साइज क्या होता है, वो ये जो आपके एरे के नाम का कि ये स्क्वायर बॉक्स के अंदर ये साइज बताया होता है ना, ये दिस इज द साइज ऑफ एरे। ठीक है, तो यहाँ पे साइज ऑफ एरे क्या है, 5। फिर वो आपसे ये पूछते हैं MCQ के अंदर व्हाट इज स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे, कि एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स कौन सा था। तो दोस्तों आपने आंखें बंद करके बता देना कि किसी भी एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होता है 0। ठीक है, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं कि मैक्सिमम व्हाट इज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ एरे, के एरे का मैक्सिमम इंडेक्स कौन सा होता है। दोस्तों आपने आंखें बंद करके बता देना कि एरे का मैक्सिमम इंडेक्स एरे के साइज से -1 होता है। यानी अब यहाँ पे साइज कितना है, 5, तो 5 - 1 = 4। तो यानी मैक्सिमम इंडेक्स नंबर क्या होगा किसी भी एरे का, उसके साइज से एक लेस, यानी यहाँ पे 4 है। ओके, अब चलें, ये भी हो गया। तो ये इन्होंने आपको एग्जांपल भी मैंने आपको करवा दी। नेक्स्ट दोस्तों आ जाता है जी, ये देखें, जैसे ये बताने कहते हैं, मान लें हमने एक एरे बनाई और उस एरे के अंदर पहला जो इंडेक्स है उसका नाम, और एरे का नाम क्या है, यहाँ पे C नाम रखा हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों जो पहला इंडेक्स होगा उसका नाम क्या है, C ऑफ 0, अगला C ऑफ 1, फिर C ऑफ 2, फिर C ऑफ 3, C ऑफ, इस तरह चलते चलते C ऑफ 7 8 एंड लास्ट पे C ऑफ 9, जो कि मैक्सिमम इंडेक्स नंबर है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट कहता है यूजेज ऑफ एरे, कि हम एरे को यूज़ कैसे करते हैं। चलें इसको यूज़ करना सीखते हैं। तो यहाँ पे मान लें अब जो है वो आपके पास ये 5 साइज़ की एक एरे है और इसके अंदर आपने वैल्यू जो है वो स्टोर करनी है। तो उसके लिए मैं 1 मिनट है थोड़ा इसका साइज़ जो है वो मज़ीद इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके जी, चलें बढ़िया हो गया। अब दोस्तों आपने एरे के अंदर जो है वैल्यू स्टोर करनी है, तो कैसे स्टोर करते हैं दोस्तों, एरे का नाम बताते हैं, आगे उसका इंडेक्स नंबर बताते हैं जिस इंडेक्स में, क्योंकि एक वक्त में पूरी एरे में आप वैल्यू स्टोर नहीं करोगे, इंडेक्स बाय इंडेक्स करोगे। सो मैंने कहा जो मेरा 0 वाला इंडेक्स है ना एरे का, उसमें रख दो 10। ठीक है, उसके बाद मेरा जो 1 वाला इंडेक्स है ना उसमें रख दो 20। ठीक है, तो इस तरह आप बाकी सब इंडेक्स में वैल्यू रख सकते हो। मैंने सिर्फ अभी 2 में रख के दिखाई आपको। आप इसको डिस्प्ले कैसे करोगे, सिंपली दोस्तों सी आउट के साथ आपने सिंपली क्या दिया, इंडेक्स 0, और इंडेक्स 0 की वैल्यू जो है वो आपने दे दी, लेट से मान लें कि आपने क्या दिया, इंडेक्स 0 की वैल्यू किसमें पड़ी हुई है। तो कैसे वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, सिंपल अपनी अरे का नाम बताते हैं, उसके बाद उसका इंडेक्स नंबर बताते हैं। तो मेरे जिस इंडेक्स की आपने वैल्यू डिस्प्ले करनी होती है वो वाला एरे का इंडेक्स नंबर आप बताओगे। तो मैंने 0 वाले इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो मैंने 0 कह दिया। अगर दोस्तों आपने 1 की वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो आप सिंपली 1 कह दोगे। तो यहाँ पे देखो, अब मैं अगले इंडेक्स की वैल्यू भी डिस्प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा इंडेक्स ऑफ 1 और इंडेक्स ऑफ 1, और यहाँ पे भी मैंने कह दिया इंडेक्स ऑफ 1। ठीक है जी, चले जी, अब मैं आपको इसको कंपाइल एंड रन करके दिखाता हूँ। ये कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इंडेक्स ऑफ 0 की वैल्यू 10, इंडेक्स ऑफ 1 की वैल्यू 20। अब दोस्तों आप चाहते हो कि ये एरे के जितने भी इंडेक्स हैं सब में वैल्यू डिस्प्ले वैल्यू स्टोर हो रही है, तो उसके लिए आप क्या सिंपली करोगे, उससे दोस्तों आप एक फॉर लूप लगा सकते हो, क्योंकि आपने लूप्स पढ़ी हुई है ना, मैंने आपको पढ़ाई थी लूप डिटेल के साथ। तो यहाँ पे आपकी एरे का साइज कितना है 5, तो आप 5 टाइम एक लूप लगा लो। तो सिंपली आपने कहा इंट i इक्वल टू 0 से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि आपको पता है दोस्तों एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 होता है। सो आपने जब भी लूप को एरे के साथ यूज़ करें तो आपने स्टार्टिंग 0 से करनी है। उसके बाद i लेस देन और इक्वल टू, कहाँ तक आपने जाना है, जितनी मेरी एरे का साइज है। तो मेरी एरे का साइज कितना 5, लेकिन मैंने 0 से स्टार्ट किया। सो 0 से लेके 4 तक जो है वो मेरे 5 आइटरेशन पूरी हो जाएंगी। उसके बाद सिंपली मैंने कहा i प्लस प्लस। इतना करने के बाद दोस्तों अब इस फॉर लूप के अंदर आए और यहाँ पे मैं चाहता हूँ, मैं यूज़र से वैल्यू लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0। ठीक है, और फिर मैंने कह दिया सी इन, और मेरी एरे का नाम a, उसके किस इंडेक्स में वैल्यू रखनी है, पहले दफ़ा 0 में, फिर नेक्स्ट टाइम 1, फिर नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3, नेक्स्ट टाइम 4, इस तरह चलते जाना है। तो यहाँ पे सिंपल दोस्तों हमने क्या लिख दिया, i लिख दिया। तो क्योंकि देखें i के बाद फर्स्ट टाइम क्या 0, तो यहाँ पे डायनामिकली 0 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम i के पास आ जाएगा 1, तो यहाँ पे डायनामिकली 1 आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम i जैसी लूप नेक्स्ट टाइम चलेगी तो i के पास आ जाएगा 2, तो यहाँ पे डायनामिकली 2 आ जाएगा। तो इस तरह ये चलता जाएगा। इसी तरह वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए हम एक और लूप लगा लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक लूप लगा लेते हैं, फॉर इंट i इक्वल टू 0 एंड i लेस देन आर इक्वल टू क्या बोला 4 एंड i प्लस प्लस। और उसके बाद इस फॉर लूप के अंदर आगे मैंने कहा सी आउट, और यहाँ पे मैंने कहा दिया बैकस्लैश मैंने कहा इंडेक्स ऑफ 0, और उसके बाद मैंने सिंपली क्या कह दिया, मैंने कहा मेरी a एरे का i वाला इंडेक्स। ठीक है जी,
अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि हमने आई वेरिएबल दोबारा क्यों यूज़ किया, वैसे हमने एक दफ़ा यूज़ किया हुआ है। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया था कि जिस वेरिएबल को आप जिस बॉडी में क्रिएट करते हो उसका स्कोप सिर्फ उसी बॉडी के अंदर होता है। सो आपने आई कहाँ पे क्रिएट किया, आपने इंट आई जो है वो इस फॉर लूप के अंदर क्रिएट किया था। सो दोस्तों जैसे ही जिस बॉडी के अंदर आप जो वेरिएबल क्रिएट करते हो, जैसे ही उस बॉडी का एंड होता है तो वो वेरिएबल भी रैम से डिलीट हो जाता है। तो उसके बाद फिर आप उस वेरिएबल को दोबारा अगेन जो है वो नए सिरे से यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, चलें अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। ये कंपाइल किया मैंने और यहाँ पे देखें ये कह रहा है एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0। लेट से मैंने कह दिया 10, उसके बाद मैंने कह दिया 20, उसके बाद मैंने कह दिया 30। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये डायनामिकली नंबर चेंज नहीं कर रहा इंडेक्स का। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे डायनामिकली जो है वो आए एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स, पहले दफ़ा 0, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2, नेक्स्ट टाइम 3। तो उसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं जी, ये देखें ज़रा, मैं उसके लिए यहाँ पे मैंने लगा दिया आई। ठीक है, तो आई मैंने लगा दिया। ओके जी, चलें जी, बढ़िया हो गया। चलें इतना हो गया हमारा। अब मैं इसको कंपाइल करके आपको दोबारा दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, चलें बढ़िया हो गया जी। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या दिया, आई डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, चलें अब डायनामिकली यहाँ पे नंबर भी चेंज हो करेगा। एंटर वैल्यू ऑफ इंडेक्स 0 मैंने कहा 10, फिर नेक्स्ट टाइम 20, फिर नेक्स्ट टाइम 30, फिर नेक्स्ट टाइम 40, फिर नेक्स्ट टाइम 50। और यहाँ पे देखें जैसे हमने सारी वैल्यू दी और लास्ट पे उसने सारी वैल्यूज आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी हैं। समझ आ गई दोस्तों? ओके जी, तो इस तरह दोस्तों आप जितनी मर्जी अपनी एक एरे का साइज़ बना के, यानी इस तरह अपनी एक एरे बना के उसमें जितनी मर्जी साइज़ रख के आप जितनी मर्जी उसमें वैल्यू जो है वो ले सकते हो। अब दोस्तों मान लो कि इन्होंने नेक्स्ट एक प्रोग्राम दिया है, वो प्रोग्राम में एक मैं प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, बाकी प्रोग्राम की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे जो इन्होंने एक दो। उसके बाद कह रहे हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे। अब इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे कैसे करते हैं? इनिशियलाइज का दोस्तों मतलब ये होता है कि किसी अरे को वैल्यू खुद से देना। जैसे आपको याद है कि हमने लेट से अगर एक वेरिएबल बनाया ए नाम से और इसको मैं आपको कहता हूँ कि इसमें वैल्यू इनिशियलाइज करो, तो आप कैसे करते हो इनिशियलाइज? तो दोस्तों किसी भी वेरिएबल को वैल्यू खुद से देने को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हो ना किसी वेरिएबल को, इसको हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। अब मान लो कि आपने अरे को वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करनी है वो देखते हैं। तो मान लो आपके पास एक अरे है स्ट्रिंग टाइप की एक एरे, जिसका नाम आपने जो है वो ARRAY एरे रखा हुआ है, और उसके बाद उसका साइज लेट से आपने रखा 5, और आप इसकी वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करोगे? तो ठीक है, तो दोस्तों एरे को वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए आप सिंपल इक्वल का साइन लगाओगे और उसके बाद दोस्तों आप ये कर्ली ब्रेसेस लगाते हो। ठीक है, ये जो आप बॉडी के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हो ना किसी भी फंक्शन की बॉडी के लिए, सेम यही कर्ली ब्रेसेस आपने जो है वो यहाँ पे लगानी होती है एरे को वैल्यू खुद से इनिशियलाइज करने के लिए। सो उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, उसके बाद दोस्तों अगर आपकी स्ट्रिंग वैल्यू, तो आपको पता है ना स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। सो आपके पास अरे का साइज़ कितना है 5, तो आप इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर 5 डिफरेंट वैल्यूज दोगे, क्योंकि अरे का साइज़ 5 है। सो 5 डिफरेंट वैल्यूज आप इस एरे में स्टोर कर सकते हो। तो पहली वैल्यू डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग, चूँकि डाटा टाइप स्ट्रिंग है, सो स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए हम डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पहली वैल्यू यहाँ पर दे दी खीज़र, उसके बाद मैंने कहा कॉमा, तो हर एक वैल्यू के बाद आपने लगाना होता है कॉमा। उसके बाद देन दूसरी वैल्यू मैंने कहा अली, फिर देन मैंने कहा माह, फिर देन मैंने कॉमा लगाया और यहाँ मैंने कह दिया लेट से हीरा, और देन कॉमा लगाया और फिर मैंने कह दिया जी लेट से हसीब। ठीक है जी, तो ये मैंने 5 वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ दे दी हैं। तो इस तरह दोस्तों आप एरे को जो है वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हो। समझ आ गई? तो इस तरह से हम किसी भी एरे को जो है वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो सिंपली आप क्या करोगे, आप सिंपली आप कहोगे इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड आई प्लस प्लस। इतना करने के बाद आप उसके बाद वैल्यू डिस्प्ले करने के लिए आपने सिंपल कर दिया सी आउट, और आपने बैकस्लैशन करके यहाँ पे वैल्यू जो है वो डिस्प्ले कर दी किसकी, जो मेरी एरे का नाम क्या है एरे, और उसके बाद उसका जिस इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तो मुझे किस इंडेक्स की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, सारे इंडेक्स की। यहाँ पे सिंपली मैंने आई लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स नंबर है वो डायनेमिकली चेंज होता रहेगा। तो अब मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे देखें सारे नाम आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। पहला नाम खिज़र, फिर अली, फिर माहम, फिर हीरा और फिर हसीब। ठीक है जी, तो इस तरह दोस्तों आप वैल्यूज़ एरे को खुद से इनिशियलाइज करके उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकते हो। सो ये हमारा हो गया एक छोटा सा प्रोग्राम इनिशियलाइजेशन का। उसके बाद यहाँ पे एक इन्होंने दो या 3 प्रोग्राम करना सिखाए हुए हैं, हम उनमें से एक प्रोग्राम करते हैं। वो प्रोग्राम दोस्तों ये है कि आपने जो है वो यूज़र से जो है वैल्यूज़ टेक करनी है तब तक जब तक वो -1 प्रेस नहीं करता। दोस्तों कहते हैं आपने यूज़र से वैल्यू टेक करते जाना है, और जैसे ही वो -1 प्रेस करेगा तो फ़ौरन से आपने लोग को चलाना बंद कर देना है। यहाँ पे मान लो कि हमने एक इंट टाइप के साथ एक ए नाम की एरे बना ली जिसमें हमने 10 साइज़ रख लिया, तो इसका मतलब है आप 10 वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यूज़र से वैल्यू लेने के लिए, यानी यूज़र्स जो नंबर पुट करेगा, जो नंबर हमें देगा, उस नंबर को लेने के लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे जी नाम से। ठीक है,
तो ये जी नाम का नंबर ले लिया। उसके बाद दोस्तों यूज़र से वैल्यू लेने के लिए आपको पता है ना, हम डू वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं बार बार वैल्यू लेने के लिए, क्योंकि डू वैल्यू पे एक ऐसी लूप है जो पहली दफ़ा मस्ट चलती है, उसके बाद लास्ट पे कंडीशन चेक करती है। तो लास्ट में हमने क्या कर दिया, वाइल की कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो है वो यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो वैल्यू लेने के लिए हमने सी आउट किया और यूज़र से वैल्यू टेक, उनका यूज़र से हमने वैल्यू टेक करी, तो आपने सिंपल कर दिया एंटर नंबर और यहाँ पे आपने सी इन और वो नंबर आपने जी में ले लिया। अब दोस्तों उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने आपको कहा प्रो स्टेटमेंट के अंदर कि अगर जो यूज़र जो नंबर प्रेस करेगा अगर वो -1 नहीं है, अगर वो -1 नहीं है तो फिर आपने लूप को अगेन जो है वो कंटिन्यूसली चलाना और अपनी वैल्यू उठा के एरे में स्टोर कर देनी है। लेकिन दोस्तों अगर यूज़र ने -1 प्रेस कर दिया, इसका मतलब है यूज़र चाहता है कि लूप स्टॉप कर दो, फिर आपने वो नंबर यानी अगर उसने -1 दिया तो वो आपने ना तो एरे में पुट करना है और ना ही लूप को जो है दोबारा अगेन कंटिन्यू चलाना है। तो दोस्तों आप जो नंबर आपको यूज़र ने दिया जी के अंदर, आप चेक करोगे क्या ये -1 तो नहीं है। आपने कहा इफ़ अगर जो जी है अगर वो नॉट इक्वल टू है -1 के, देन जो है ये इस इफ़ कंडीशन के अंदर आ जाए और इफ़ कंडीशन के अंदर आके ये जी की वैल्यू जो है उठा के ए वेरिएबल में स्टोर कर दे, तो मेरी ए अरे में स्टोर कर दे। तो ए अरे के किस इंडेक्स में स्टोर करनी है, आई वाले इंडेक्स में। तो आई यहाँ पे क्या है, आई दोस्तों हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो स्टार्ट हम 0 से कर लेते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब फर्स्ट हम आई के पास 0 है, तो आई के ए के 0 वाले इंडेक्स में जो है वो क्या स्टोर हो जाएगा, जी की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इतना करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट टाइम जो है ये आई जो है यहाँ पे क्या है, फर्स्ट टाइम 0 है तो 0 वाले इंडेक्स में वैल्यू स्टोर होगी। नेक्स्ट टाइम हम जाते हैं एरे के नेक्स्ट टाइम किस इंडेक्स में वैल्यू स्टोर हो, 1 वाले में, नेक्स्ट टाइम 2 वाले में, नेक्स्ट टाइम 3 वाले में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ही दोस्तों एक दफ़ा ये लूप चल के कंप्लीट होगी तो हम आई को क्या कर लेंगे, यहाँ पे प्लस कर लेंगे ताकि आई जो है वो एक इंक्रीमेंट हो जाए। ठीक है, आई जैसे एक इंक्रीमेंट हो गया उसके बाद दोस्तों ये लूप को चलाने के लिए नेक्स्ट कंटिन्यू करने के लिए हम यहाँ पे चेक करेंगे कंडीशन। तो कंडीशन क्या थी, लूप दोबारा तब चलेगी जब जी की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होगी। तो हमने कहा अगर जी की जो वैल्यू है अगर वो नॉट इक्वल टू है -1 के एंड दोस्तों एक जी की वैल्यू -1 भी ना हो, दूसरा ये कि जो हमारी अरे का साइज़ है वो भी फुल ना हो गया हो, फुलफिल ना हो गया हो। तो हमने यहाँ पे कहा जो आई की वैल्यू है वो भी जो है वो लेस देन हो किससे 9 से। ठीक है, 9 से लेस देन होना चाहिए, बल्कि 10 क्यों, क्योंकि आपकी एरे का साइज़ कितना 10, तो 10 से लेस देन हो, यानी अगर 9 है तो इसका मतलब है 9 वाले में अभी वैल्यू हमने रखनी है। सो हमने कहा आई की जो वैल्यू है वो 10 से लेस देन होनी चाहिए। अगर आई की वैल्यू 10 के इक्वल हो गई है या 10 से ज़्यादा हो गई, इसका मतलब है हमारी एरे जो है वो फुल हो चुकी है। सो इस लूप को नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं करना। उसके बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जो वैल्यूज हमने ऑलरेडी यूज़र से दी हुई हैं उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो उसको उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए आपने सिंपली क्या किया, आपने सिंपली बैकस्लैशन आपने करके आपने सारी वैल्यूज जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी। तो यहाँ पे वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए आपने सिंपली, चलें बढ़िया हो गया, तो यहाँ पे आपने कहा जो मेरी एरे है ए नाम की उसका जो है वो सारी वैल्यूज डिस्प्ले कर दो। लेकिन उसके लिए आपने एक फॉर लूप लगा लेते हो वैल्यूज डिस्प्ले करने के लिए। तो आपने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू, सॉरी आई नहीं, आपने लेट से क्या दिया, लेट से के इक्वल टू 0 एंड के लेस देन आई एंड के प्लस प्लस। ठीक है जी, और उसके बाद आपने सिंपली अपने वैल्यू सारी डिस्प्ले कर दी। तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा मेरी वैल्यू सारी डिस्प्ले कर दो, कौन सी वैल्यू, जो मेरी ए अरे के अंदर पड़ी हुई है, ए अरे के किस इंडेक्स के वाले इंडेक्स के अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई हैं, तो वो सारी आपने डिस्प्ले कर दी। अब इसको कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एंटर नंबर, लेट से मैंने कह दिया 25, एंटर किया कहता है एंटर नंबर, लेट से मैंने कह दिया 33, एंटर किया कहता है नंबर, मैंने कहा 66, एंटर किया। देखें दोस्तों ये लूप चलती जा रही है और ये तब तक चलती रहेगी जब तक आपको जान तो अरे का साइज़ फुल नहीं हो जाता या फिर आप -1 नहीं दे हो जब तक। तो मैंने कहा 45, एंटर किया, मैंने कहा -1 एंटर किया। देखें दोस्तों लूप साथ ही बंद हो गया और उसने जितनी वैल्यूज दी हुई थी आपसे टेक की हुई थी वो सारी वैल्यूज उसने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दी हैं। समझ आ गई? ओके जी, तो अब इसको कंपाइल बंद करते हैं और यहाँ देखें यहाँ तक हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हमारा टास्क जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आती है जी। कहता है कॉपिंग अरे। कॉपिंग अरे का मतलब दोस्तों क्या होता है ये आपको समझा देता हूँ। कॉपिंग अरे का मतलब होता है कि जब आप एक अरे की वैल्यू को दूसरी अरे को कॉपी करते हो। मान लो दोस्तों आपके पास एक अरे है इंट ए नाम की जिसका साइज़ है 5, लेकिन दोस्तों शर्त ये है जब आप एक अरे को दूसरी अरे में कॉपी करते हो तो उन दोनों अरे का नाम भी सेम होना चाहिए और उनकी डाटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। यानी अगर एक अरे की डाटा टाइप इंट है तो दूसरी की भी इंट हो। ये तब होता जब शर्त ये, यानी ये शर्त कब है जब आपने एक अरे की वैल्यू को दूसरी अरे में कॉपी करना हो। तो दोनों अरे की डाटा टाइप सेम होनी चाहिए, दोनों अरे का साइज़ भी सेम होना चाहिए। उसके बाद मैंने एक बी नाम की अरे बना ली जिसका साइज़ मैंने
5 सेट कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों मान लो कि आपने जो है वो लूप लगाई एक, जिसमें आपने यूज़र से वैल्यू ली इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन आर इक्वल टू 4 एंड आपने कहा आई प्लस प्लस। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, आपने यहाँ पे कहा जो मेरी ए अरे है उसके आई वाले इंडेक्स के अंदर क्या रख दो, आई की वैल्यू पुट करते जाओ, ठीक है। यहाँ आई प्लस 1 करते जाओ, आई प्लस 1, ठीक है। इतना काम दोस्तों करने के बाद आपने सिंपली क्या किया, आपने अब चाहते हो ये जो मेरी ए अरे के अंदर वैल्यूज़ आई हैं ना, या बी अरे के अंदर भी कॉपी हो जाए, तो बी अरे में कैसे कॉपी करते हैं उसके लिए दोस्तों आप सिंपली क्या करोगे, आप कहोगे बी ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ आई, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप जो है वो कॉपी करते हो। तो एक अरे की जिस अरे की वैल्यू, जिस अरे में वैल्यू कॉपी करनी हो उस अरे को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और जिस अरे से कॉपी करनी हो उसको राइट साइड पे लिखते हैं। यानी ये इस ए अरे से वैल्यू उठाएगा और उठा के उसको बी अरे में कॉपी कर देगा, यानी बी अरे में पुट कर देगा। उसके बाद दोस्तों मैं दोनों अरे की वैल्यू आपको डिस्प्ले भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा एंड, यहाँ चले मैं दोनों अरे की वैल्यू सारी डिस्प्ले नहीं करता, सिंपली मैं एक की वैल्यू डिस्प्ले करके आपको दिखाता हूँ कैसे डिस्प्ले होती है। तो मैंने कहा ए ऑफ आई नहीं, ए ऑफ 0, और उसके बाद मैंने कहा जी एक स्पेस देके मैंने कहा जी बी ऑफ 0। तो दोनों में जो है क्या पड़ा होगा, ए ऑफ 0 और बी ऑफ 0 में दोस्तों 1 पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर तो दोनों में 1 स्क्रीन पे, अगर दोनों में 1 डिस्प्ले हो गया तो हम समझ जाएंगे दोस्तों एक अरे की वैल्यू जो हमने सक्सेसफुली दूसरे अरे में कॉपी कर दिया। तो कंपाइल करता हूँ और यहाँ पे देखें दोस्तों दोनों अरे में क्या आया है 1 1। तो इसका मतलब सक्सेसफुली आपकी एक अरे की वैल्यू जो आपने कॉपी करके दूसरे अरे में पुट कर दी हैं। तो इस तरह हम कॉपी करते हैं। या फिर दोस्तों आपने अगर मैनुअली कॉपी करनी है तो आप इस तरह कर सकते हो। तो आपने कहा बी ऑफ 0 का जो इंडेक्स है उसको इक्वल कर दो ए ऑफ 0 के, तो ये करेगा ए ऑफ 0 से वैल्यू उठाकर कॉपी करके बी ऑफ 0 में पुट कर देगा। तो इस तरह आप दोस्तों एक अरे की वैल्यू को कॉपी करके दूसरे अरे में रखते हो। चलें जी, ये भी कंसेप्ट आपको मैंने सिखा दिया। नेक्स्ट चलते हैं, ये इन्होंने एग्जांपल करवाई, ये एग्जांपल आप खुद करेंगे, ये चीज़ें आप खुद करेंगे। उसके बाद लीनियर सर्च क्या होती है, लीनियर सर्च दोस्तों ये होता है जिसमें हम कोई चीज़ जो है सर्च करते हैं। आप कैसे सर्च करेंगे वो आपको प्रोग्राम करके दिखा देता हूँ। उसके लिए मान लो दोस्तों आपके पास एक अरे है ए नाम की जिसका साइज़ है 5 और उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ आपने रखी हुई हैं। मान लो आपने पहली वैल्यू रखी 10 एंड फिर 20, फिर आपने रखी 30, फिर आपने रखी 40 एंड फिर रखी 50। अब दोस्तों मान लो कि आपने एक वैल्यू सर्च करनी है, जो वैल्यू सर्च करनी है वो आपने यूज़र से लिया। आपने कहा एंटर सर्च वैल्यू, एंटर सर्च वैल्यू, और वो जो सर्च वैल्यू है वो आपने SEARCH सर्च नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब ये सर्च नाम का वेरिएबल आपने कहाँ क्रिएट करना है, यहाँ पे इंट SARCH सर्च नाम का वेरिएबल बना लिया। और एक दोस्तों आपने फाउंड नाम का वेरिएबल बना लिया, फाउंड इक्वल टू 0। अब ये फाउंड वेरिएबल क्या है, फाउंड वेरिएबल दोस्तों वो होगा जो आपको ये बताएगा कि आपको वैल्यू मिली है, फाउंड हुई है या नहीं हुई, ठीक है। चलें बढ़िया हो गया। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो सर्च वैल्यू आपको यूज़र ने दी है सर्च करने के लिए, इसको आप सर्च करोगे अपनी इस पूरी अरे के अंदर। तो कैसे सर्च करते हैं उसके लिए दोस्तों आप एक लूप लगाओगे और अपनी पूरी अरे को विजिट करोगे 1 बाय 1। तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 4, आई प्लस प्लस। उसके बाद इस लूप के अंदर आगे आप इफ़ कंडीशन लगाओगे कि आप कहोगे जो मेरी सर्च वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है क्या वो मैच कर रही है किसके साथ, जो मेरी ए अरे है उसके आई वाले या बॉक्स के साथ। तो यानी ये लूप दोस्तों 5 दफ़ा चलेगी और ए अरे के 5 इंडेक्स के साथ इस सर्च की वैल्यू को कंपेयर करेगी। अगर तो ये वैल्यू किसी भी इंडेक्स की वैल्यू के साथ कंपेयर कर गई तो सिंपल दोस्तों हम फाउंड वेरिएबल को प्लस प्लस कर देंगे। तो फाउंड वेरिएबल की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग के ऊपर 0 है, तो 0 से जैसे हम प्लस प्लस करेंगे तो 0 से क्या हो जाएगी, 0 से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 हो जाएगी। तो 1 का मतलब क्या है कि हमें वैल्यू मिल गई है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, साथ ही सिस्टम को ब्रेक कर देंगे। तो आपको पता है ना ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, ब्रेक स्टेटमेंट जिस बॉडी के अंदर आप खड़े हैं उस बॉडी से आपको यानी इस पूरी लूप की बॉडी से बाहर ले आएगी। तो बाहर आने के बाद सिंपली हम चेक कर लेंगे इफ़ अगर जो मेरा फाउंड वेरिएबल है FOUND फाउंड वेरिएबल अगर वो उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 के, तो इसका मतलब है आपको वैल्यू फाउंड नहीं हुई। क्योंकि दोस्तों अगर फाउंड की वैल्यू 0 है तो वैल्यू फाउंड नहीं हुई, लेकिन अगर फाउंड की वैल्यू 1 होगी तो फिर इसका मतलब वैल्यू फाउंड हुई है। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या दिया, वैल्यू कांट फाउंड, ठीक है जी, वैल्यू कांट फाउंड। और अगर दोस्तों आपको वैल्यू मिल जाएगी तो आप सिंपली एल्स में आ जाओगे और यहाँ पे आपने क्या दिया, वैल्यू इज़ फाउंड। तो आपने कहा वैल्यू इज़ फाउंड, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है या नहीं मिलती। तो अब यहाँ पे हमारे पास एरे में कितनी कौन सी वैल्यू है, 10 20 30 40 एंड 50। कंपाइल करते हैं तो मैंने यहाँ दोस्तों वैल्यू 40 दे दी, एंटर किया और देखिए वो कह रहा है वैल्यू इज़ फाउंड।
सो दोस्तों कांग्रेचुलेशन, हमें जो है वैल्यू सक्सेसफुली मिल गई है। तो यही होते हैं लीनियर सर्च, जिसमें हम अपनी जो है पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक सारे इंडेक्स को वन बाय वन जो है वो सर्च करते हैं क्या हमारी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही। तो इसको दोस्तों हम कहते हैं लीनियर सर्च। उसके बाद दोस्तों इन्होंने अब कहा है कि ये जो आपने वैल्यूज़ खुद से दी हुई है ना, ये वैल्यूज़ खुद से नहीं आप दो, वो कह रहे हैं कि आप रैंडम वैल्यू कोई दो। दोस्तों रैंडम वैल्यू देने के लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है रैंड के नाम से, जो हमारा C++ के अंदर रैंडम वैल्यूज जो है वो गेट करता है, यानी रैंडम वैल्यू जनरेट करता है। तो रैंडम वैल्यू जनरेट करने के लिए आप रैंड फंक्शन यूज़ करते हो। कौन सा फंक्शन? रैंड फंक्शन। तो मैं आपको यहाँ भी चले बता देता हूँ, यहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम करके दिखाया हुआ है। तो दोस्तों रैंड जो फंक्शन है इसको यूज़ करने के लिए आपको जो लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है, उस लाइब्रेरी का नाम है stdlib.h। तो ये लाइब्रेरी आपको इंक्लूड करनी पड़ती है, यानी हेडर फाइल। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के बाद ये जो रैंड फंक्शन है, ये RAND रैंड और आगे राउंड ब्रेसेस, ये रैंड फंक्शन दोस्तों क्या करता है, कोई भी रैंडम नंबर आपका जनरेट करता है। और उस रैंडम नंबर को अगर आपने अपनी मर्जी से जनरेट करना, यानी आप चाहते हो जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो वो हमेशा 6 से छोटा हो, तो दोस्तों आप क्या करोगे, आप इस रैंडम फंक्शन के आगे जो है मार ले लोगे उस वैल्यू तक जितनी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू जनरेट करना चाहते हो। मान लो आप चाहते हो हमेशा वैल्यू 6 से छोटी जनरेट हो, तो आप रैंड फंक्शन के आगे मार ले लोगे 6 का, ठीक है। इस तरह अगर आप चाहते हो हमेशा वैल्यू 10 से छोटी जनरेट हो, तो आप रैंड के आगे मार ले लोगे 10 का, ठीक है। तो इस तरह आप दोस्तों अपनी मर्जी से जो है वैल्यू जनरेट कर सकते हो। तो जैसे ये देखें, ये कर रहे हैं, रैंड का आपने मार ले लिया 6 के ऊपर, तो अब जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो हमेशा 6 से छोटी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों कीवर्ड कॉन्स्ट। अब ये कॉन्स्ट क्या चीज़ है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, इसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा। दोस्तों मान लो आपने लिख दिया कॉन्स्ट और आपने कहा इंट a = 10, ठीक है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब भी आप किसी वेरिएबल के शुरू पे कॉन्स्ट लिखते हो ना, तो दोस्तों आपका वो जो वेरिएबल है ना वो कांस्टेंट वेरिएबल बन जाता है। कौन सा वेरिएबल बन जाता है? कांस्टेंट वेरिएबल बन जाता है। कांस्टेंट वेरिएबल का दोस्तों मतलब ये होता है कि अब इस वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, यानी जो एक दफ़ा वैल्यू आपने सेट कर देनी है ना, अब वही रहनी है। इस पूरे प्रोग्राम में अब इस a वेरिएबल की वैल्यू आप 10 के अलावा कोई और सेट नहीं कर सकते। मान लो आपने कहा अब आपने कहा a = 20, यानी वैल्यू चेंज करने की कोशिश की, तो देखते हैं क्या ये चेंज करता है। तो मैंने कंपाइल किया और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने दोस्तों कांस्टेंट वेरिएबल बना दिया। तो इसका मतलब दोस्तों यही होता है, जब आप किसी भी वेरिएबल के शुरू पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देते हो तो वो आपका कांस्टेंट वेरिएबल बन जाता है, और अब जो भी आप उसमें वैल्यू दोगे वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अब वो वैल्यू कभी भी दोबारा चेंज आप नहीं कर सकते, सिर्फ उसको रीड कर सकते हो, राइट दोबारा से नहीं कर सकते। यही दोस्तों मतलब होता है कॉन्स्ट वेरिएबल का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुछ टिप्स एंड टिप्स पढ़ लेते हैं। कहता है इनिशियलाइज द एरे एक्सप्लिसिटली, कहता है हमेशा एरे को जो एक्सप्लिसिटली यूज़ करो, कहता है इनिशियलाइज करो। कहता है एरे इंडेक्स सबस्क्रिप्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1 लेस देन द एरे साइज। कहता है हमेशा जो एरे का इंडेक्स है ना वो 0 से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, जितनी एरे का साइज है ना उससे एक लेस देन तक उसका एरे का लास्ट इंडेक्स होता है, ठीक है। कहता है टू कॉपी एन एरे द साइज एंड डाटा टाइप ऑफ बोथ एरे शुड बी सेम। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि जब आप एक एरे की वैल्यू दूसरी एरे में कॉपी करते हो तो दोनों एरे का डाटा टाइप और उनका साइज जो है वो सेम होना चाहिए। एरे सबस्क्रिप्ट में बी एन इंटीजर और एन इंटीजर एक्सप्रेशन। कहता है एरे का जो सब्सक्रिप्शन है वो में भी हो सकती है इंटीजर या फिर इंटीजर एक्सप्रेशन। कहता है असाइनिंग अनदर वैल्यू टू आ कॉन्स्ट इज अ सिंटैक्स एरर। कहता है अगर आप किसी भी कांस्टेंट टाइप के, यानी ये जो कॉन्स्ट टाइप का वेरिएबल होता है, कहता है अगर आप इसको कोई और वैल्यू असाइन करोगे तो कहता है वहाँ पे आपको क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक दोस्तों हमारा लेक्चर जो है वो एंड होता है 11। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।